आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन है छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग फिजिक्स चैप्टर शुरू किए हुए थे, सेकंड मानव नेत्रम रंग बिरंगा संसार। ये चौथा वीडियो होने वाला है और ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मानव नेत्रम रंग बिरंगा संसार का जो है चैप्टर को अंत करेंगे। इसमें जो भी लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये दोनों टॉपिक का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और यहाँ पर चैप्टर को एंड करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया और आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका नोट्स बनाया होगा और अच्छे ढंग से क्लियर किया होगा, क्योंकि जो भी कंसेप्ट था हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से किया गया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसका पोस्टमार्टम किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में जो बेसिकली क्या है, ये पार्ट 4 है। ये कौन सा वीडियो है? ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। ये ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्लस जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इन सब। देखो, हम टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को छांटे, इसलिए ताकि जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो ज़्यादा क्लियर हो सके और मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए बिना किसी समय कमाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग जैसा कि बात कर रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन देखेंगे। मेरे भाई, अपवर्तन तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक वर्ड आ जा रहा है, न्यू वर्ड आ रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। इस चीज़ को उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। थोड़ा सा एक मिनट यार, अभी हम अपडेट किए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। ओ भाई साहब, ये नया आया है। ओ भाई साहब गजब। एक मिनट भाई, ये अपडेट किए हैं तब से यार नहीं देखे ना हम। ये शायद इरेजर है आई थिंक। अच्छा, मज़ा आ जाएगा अब तो यार। एक्चुअली ये नया वर्जन अभी अपडेट किए हैं, उसके बाद से हुआ है। देखो तो अभी क्या है भाई, हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। देखो, खूब गौर से समझना। हम अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन जब हम कह पढ़ें तो उसमें क्या देखें कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में परिवर्तन आता है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, मुड़ जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहें। बहुत अच्छा से समझना। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई, हम लोग देख रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। खूब गौर से देखना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वायुमंडल। जैसा कि सबको पता है, हमारी वायुमंडल जो है वो अलग अलग विभिन्न पार्टों में, विभिन्न परतों में विभाजित है, ठीक है ना। अब अलग अलग परत में वायु का प्रकार अलग अलग है, वायु का घनत्व जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर खूब ध्यान से देखना है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में जब जाएंगे हम, तो वहाँ पर, और जैसे हम पृथ्वी के नज़दीक आते हैं वहाँ से, ठीक है ना, तो वहाँ पर अंतरिक्ष में जो होता है वो निर्वात, जैसा कि आपको सब पता है, निर्वात है। वहाँ हवा हुआ नहीं है, ठीक है ना। हवा हुआ नहीं है, वहाँ कोई कण नहीं है। यानी कहने का मतलब कि अंतरिक्ष में जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल का जो परत है, वो बिल्कुल उसका घनत्व कम है, उसका घनत्व कम है। जब हम घनत्व कहेंगे, इसका मतलब उसमें मिले हुए पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही कम है, उसकी सघनता कम है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के तरफ बढ़ते हैं, ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं पृथ्वी के तरफ, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस के साथ साथ धूलकण भी मिलते हैं, जिससे वायुमंडल की सघनता बढ़ जाती है। बात समझ आ रहा है ना। आज जो माध्यम जितना सघन होगा, आपको पता है उसका अपवर्तनांक बढ़ जाएगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा। बात समझे कि नहीं। जब ये बढ़ेगा घनत्व, वो उसकी सघनता बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, वहाँ पर अपवर्तन अधिक होगा। यानी प्रकाश अपने, स्वाभाविक है कि अपने मार्ग से भटक जाएगा। तो यानी हम क्या कहें, जब प्रकाश अपने, सूर्य यानी सूर्य की प्रकाश की बात करें या कोई भी अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो अलग घनत्व होने की वजह से, अलग अपवर्तनांक होने की वजह से वो वायुमंडल में ही अपवर्तित हो जाती है। बात समझे कि नहीं।
इसी घटना को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसको सरल भाषा में समझे तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश करती है तो पृथ्वी के नजदीक आते समय प्रकाश मतलब वायुमंडल का घनत्व बढ़ जाता है, यानी वायुमंडल का सघनता बढ़ जाती है, जिसके वजह से वो अपवर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी वायुमंडल में होने वाली अपवर्तन की क्रिया को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ये आई थिंक कि जैसे आप समझिए क्लियर, आपको बिल्कुल क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गया। तो हम इस घटना को तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। तो इससे बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे आपको प्रकाश जब हम देखते हैं रात के समय में तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बात समझे कि नहीं? ये वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। इस चीज को समझना है। जब सूर्य उदय या सूर्यास्त होता है तो उस समय में 2 मिनट का जो अंदर सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय 2-2 मिनट का जो हमें गैपिंग दिखता है, सूर्योदय जो होता है थोड़ा सा पहले, सूर्यास्त जो होता है थोड़ा सा बाद में हमें दिखता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का ही परिणाम है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आई थिंक समझ आ गया होगा। हम जब भी कहते हैं अपवर्तन, इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपने वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई दे रहा है। अगर उसकी ऊंचाई गहराई की बात करें तो ऊपर उठा हुआ दिखेगा अपवर्तन के कारण। भाई समझे? वायुमंडल में अपवर्तन हो रहा है, यानी वायुमंडल में जो भी चीज है वो अपने वास्तविक स्थान से अलग दिखाई देगा, उठा हुआ प्रतीत होगा, धंसा हुआ प्रतीत होगा, इस तरह की चीजें होंगी। बात समझे कि नहीं? चमकीला प्रतीत होगा। तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन का बेसिकली प्रभाव। लेकिन अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका हम लोग चलते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। क्वेश्चन करा क्या कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? अभी हम जस्ट देखिए कि सूर्योदय जो है भाई साहब, वो जब होता है उसके पहले ही हमें लगता है ऐसे कि सूर्योदय हो चुका है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन में हमेशा देखिएगा, जब भी कोई वस्तु अपने वास्तविक जगह से ऊपर नीचा आगे पीछे कुछ दिखाई देने लग जाए, बात समझे कि नहीं, तो इसका मतलब अपवर्तन हुआ। परावर्तन का मतलब कोई वस्तु दिखाई देगा या फिर उसी मार्ग में लौट जाएगा कोई प्रकाश, ठीक है ना, तो वहां पर परावर्तन। प्रकीर्णन जब फैल जाएगा, जब फैलने की बात किया जाएगा, कलर के फैलने की बात, रंग के फैलने की बात किया जाएगा, तब वहां पर प्रकीर्णन होगा। बात समझे कि नहीं? इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त, जब भी सूर्योदय होगा, उदय और अस्त होगा, जब सूर्य डूबेगा, तो याद रखिएगा उस समय सूर्य क्षितिज पर होता है। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक आकाश है। तो सूर्योदय इस समय यहाँ होगा। मान लीजिए अगर हम पूरब की बात करें तो, हालांकि पूरब तो ये है ना यार, पूरब में, और इधर की बात करें हम लोग, मान लीजिए कि पश्चिम की बात करेंगे तो, ठीक है ना, तो ये सूर्योदय, सूर्योदय और अस्त, ये दोनों समय सूर्य लाल दिखाई देता है, दोनों समय लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भाई साहब खूब आराम से अगर देखिएगा, समझिएगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ केवल कलर पूछा जाता है, लाल। अब प्रकीर्णन क्यों होता है? प्रकीर्णन की वजह से लाल दिखाई देता है। आगे चलिए हम चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे आपको, ठीक है ना। कह रहा है क्या, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर, कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, ठीक है ना, वास्तविक और आभासी, तो 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। और सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों मिला के 4 मिनट का अंतर हो जाता है एक दिन में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, यहाँ पर याद रखिएगा, चपटा, छपटा नहीं होता है, यहाँ पर चपटा होगा, गलती से लिखा गया है चपटा। बात समझे कि नहीं? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई प्रतीत होता है, यानी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन का क्या है, तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर, वायु के माध्यम माने वायवीय जो माध्यम होता है उसे किस गुण पर निर्भर करता है? तारों का टिमटिमाना, जब भी बोले टिमटिमाने का मतलब क्या है? अपने प्रकाश वो अपने स्थान पर सही नहीं है, यानी आगे पीछे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायु के अपवर्तनांक स्थिर रहता है, बिल्कुल गलत। ऊपर से नीचे और वायु का अपवर्तनांक घटता है, बिल्कुल गलत। यहाँ देखिए, ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, बिल्कुल। जैसे हम अंतरिक्ष से नीचे की तरफ आएंगे, पूरी पृथ्वी के तरफ आएंगे, वैसे वैसे वायु का अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा।
अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा। हम आपको एक बात बताए थे कि जब जब माध्यम सघन होगा, सघन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होगा आपको उसमें सघनता का मतलब यहाँ पर यही समझिए कि वो काफ़ी ज़्यादा घना होगा। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें पानी और दूध, पानी और दूध में सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन होता है? दूध होता है। तो सघन माध्यम कौन होगा? दूध होगा पानी की अपेक्षा। बात समझे कि नहीं? खूब गौर से देखिए। अगर बात करें कांच और हीरा, दोनों क्या है? शीशा का ही तरह होता है, चमकने वाला होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन दोनों में सघन कौन होगा? तो कांच से ज़्यादा ठोस जो होता है वो हीरा होता है। तो सघन का मतलब समझ जाइए कि इसका मतलब सघनता की बात करें कि वो चीज़ कितना ज़्यादा ठोस है, वो चीज़ कितना ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक है ना? तो हम जैसे-जैसे अंतरिक्ष से नीचे आते हैं, वैसे-वैसे हमारा वायुमंडल सघन होते जाता है। क्योंकि वायुमंडल में धूल कण वगैरह बहुत सारी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से सघनता बढ़ जाती है। आई थिंक ये बात समझ आ रहा होगा। जैसे-जैसे सघनता बढ़ेगी, अपवर्तनांक बढ़ेगा और जैसे-जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा, प्रकाश के अपवर्तित होने की प्रक्रियाएँ जो वहाँ पर गुण होगा, वो बढ़ जाता है। बात समझे कि नहीं? और यही कारण है कि हम जब पृथ्वी पर से देखते हैं, तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। समझ आया होगा आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा-सा आगे। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, हम जब प्रकीर्णन कहते हैं, बात समझ के नहीं, डिस्पर्सन कहते हैं, इसका मतलब प्रकाश के रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी कण, जैसे देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह का मान लीजिए हमारा वायुमंडल है और इस वायुमंडल में इस तरह की कणें विद्यमान हैं। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश आती है यहाँ पर पृथ्वी पर, इस वायुमंडल में प्रवेश करती है, तब क्या होता है इन छोटे-छोटे कणों पर पड़ने के बाद, क्योंकि ये धूलकण होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, इसीलिए इन पर पड़ने के बाद प्रकाश जो है इधर-उधर, इधर-उधर भटक जाती है। बात समझे कि नहीं? फैल जाती है, बिखर जाती है, छितर जाती है। इसी क्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश के मार्ग में जब कोई कण यानी अपारदर्शी कण आ जाता है, तो प्रकाश अपने मार्गों से मतलब अपने मार्गों से विचलित हो जाता है, बिखर जाता है। बात समझे कि नहीं? इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपको बताए थे, हालांकि एक प्रकार का ये अनियमित परावर्तन का उदाहरण कह सकते हैं। बात समझे कि नहीं? क्योंकि प्रकाश का माध्यम में प्रकाशिक माध्यम में अगर कोई कण आ जाएगा अपारदर्शी, तो वो क्या हो जाएगा? छिटी-पुटी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस स्थिति में क्या होगा? प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा। इस स्थिति में 2 बात हमेशा याद रखिएगा। आपको श्वेत प्रकाश, आपको पता है कि 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी 7 रंग के प्रकाश का मिश्रण होता है। ठीक है? और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, एक बात हमेशा तरंगदैर्घ्य सबका याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, वो बहुत कम बिखरता है। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा बिखरता है। आपको पता है जो छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा, उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए ये हाथ है, तो हाथ पर जोड़ है वहीं से ना मोड़ रहे हैं। आगे यहाँ से भी जोड़ आता है यहाँ से, तो ये हाथ हम कहीं से यहाँ से बीच में से मोड़ लेते। लेकिन अगर हाथ का ये लंबाई ज़्यादा या कोई जोड़ नहीं है, तो इसको बीच से मोड़ सकते हैं, हम यहीं से मोड़ेंगे। लेकिन ये उँगली देखिए, यहाँ पर भी मोड़ है, यहाँ पर भी है मोड़। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है, अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करें, तो सबसे ज़्यादा छोटा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? इसका होगा। बड़ा तरंगदैर्घ्य इसका होगा। एक समझाने की बात बता रहे हैं। आपको बताया था कि प्रकाश कैसे गमन करती है तरंग के रूप में, और 2 जो उनके जो मार्ग होता है, बात समझे कि नहीं? उस तरंगधारियों में जब मार्ग तरंग के रूप में जब जाएगा, तो आपको इसके बीच की जो लंबाई होगी, इसी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को नैनोमीटर में भी हम नाप सकते हैं, एंगस्ट्रम में भी नाप सकते हैं, या फिर आप याद रखिएगा हमेशा मीटर में भी नापा जा सकता है। तो एंगस्ट्रम में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, नैनोमीटर में हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम आगे आपको बताएँगे एक-एक करके, मज़ा आएगा आपको। तो प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश को अपने मार्ग से विचलित हो जाना, बिखर जाना, ठीक है ना? उसे हम लोग प्रकीर्णन कहेंगे नॉर्मल भाषा में। बात समझ आया? ये क्या क्यों होता है? तो जब प्रकाश के माध्यम में जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी छोटी-छोटी कण आ जाती है, इसकी वजह से वो प्रकाश बिखर जाती है। जैसे वायुमंडल में धूलकण-वूलकण होता है। यही कारण है कि जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश आता है, जब श्वेत प्रकाश हमारे पास आएगा, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में होगा ये कि उस श्वेत प्रकाश में जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, बात समझे कि नहीं? वो क्या होता है? बहुत जल्दी प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है, और जो कम फैलता है वो हमारे तक आ जाता है। और इसी की वजह से हमारा आकाश जो है नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले प्रकाश जल्दी प्रकीर्णित हो जाते हैं।
बात समझे कि नहीं, जबकि लाल प्रकाश नहीं होता है। और आपको एक और बात बताएं कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उस समय में क्या होता है कि जब सूर्य क्षितिज पर होगा सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, उस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य हमसे बहुत दूर पे होता है। तो वहां से जब सूर्य के प्रकाश आता है तो आते 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 हमारे पास जितने कमजोर यानी कम तरंग धरे वाले रंग वाले प्रकाश है वो उधर ही फैल के उधर ही बिखर जाते हैं। लेकिन जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहता है वो हमारे आँखों तक पहुँच पाता है। तो आपको पता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जबकि बैंगनी, ब्लू, नीला, नीला ब्लू का मतलब ठीक है ना, इन कलर नारंगी नहीं, नारंगी तो ऊपर होता है। इन कलरों का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, छोटा होता है। और यही क्या होते हैं, बिखर के रह जाते हैं उधर ही। और हमारे पास क्या आता है, लाल रंग आता है, जिसकी वजह से सूर्य लाल दिखाई देता है। बात समझे कि नहीं, ये सारी चीजें कंसेप्ट वाला आप समझ जाइएगा, टोटल आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा क्या, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। देखिए 2013 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है किसका, लाल का। जिसका तरंगदैर्घ्य बड़ा होगा उसका क्या होगा, आवृत्ति सबसे कम होगा। आपको समझाए थे, तरंगदैर्घ्य बड़ा होगा तो 1 सेकंड में बहुत कम बार चक्कर लगाएगा, तरंगदैर्घ्य छोटा होगा तो 1 सेकंड में ज्यादा बार आएगा जाएगा, ज्यादा बार आएगा जाएगा। अगर तरंगदैर्घ्य बड़ा होगा तो 1 सेकंड में कम आएगा जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही तो। और जिसका तरंगदैर्घ्य, खूब ध्यान दीजिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, कम होता है, उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा होगा। आज जब मुड़ गया, जो जितना ज्यादा मुड़ेगा इसका मतलब उसका अपवर्तनांक भी क्या है, उतना ही ज्यादा है। हम एक कॉन्सेप्ट से पूरे को चीजों को जोड़ेंगे ना, तो पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बवाल मचाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर समझ आया लाल रंग का। दूसरा करा क्या, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है 2009 में। ये टिंडल नामक जो है एक वैज्ञानिक ने खोजा हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले देखिए टिंडल, यहां पर समझिए टिंडल प्रभाव, जब यहां पर एक आपको चीज पढ़ना होगा, कोलाइड। कोलाइड, कोलाइडी विलयन या कोलाइड कहा जाता है। यहाँ पर समझिए पहले कोलाइड क्या होता है। देखिए जब कोई प्रकाशिक माध्यम होता है और उस माध्यम में छोटे छोटे जो कण विद्यमान होते हैं, मिले हुए होते हैं, उसे हम कोलाइड कहते हैं। बस समझे कि नहीं। और एक विलयन, जो एक मिश्रण तैयार हो जाता है टोटल, उसे हम लोग कोलाइडी विलयन कह देते हैं। बस समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए दूध, तो दूध जो होता है, दूध में जो फैट होता है, वसा होता है, उसका छोटा छोटा कण विद्यमान रहता है। तो उसमें से अगर प्रकाश को हम भेजेंगे तो उसमें प्रकाश जल्दी प्रकिरणित होगा कि नहीं होगा, ज्यादा प्रकिरणित होगा। लेकिन एक पानी होता है, इसमें क्या होता है, कण की प्रवृत्ति, इसमें कण बहुत कम नहीं पाया जाता है, न के बराबर होता है। इसलिए इसमें प्रकाश जो होता है प्रकीर्णन कम होगा प्रकाश का। तो जब किसी कोलाइडी विलयन से होगा, प्रकाश अगर कोई प्रवृत्ति मतलब कि प्रवेश करता है और वहां पर उसका प्रकीर्णन होगा, तो उसे हम कहेंगे टिंडल प्रभाव। बात समझे कि नहीं। यहाँ पर बहुत हिसाब से आप समझिएगा। अगर नॉर्मल किसी माध्यम से जा रहा है और वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो प्रकीर्णन, लेकिन किसी कोलाइडी विलयन से जा रहा है, ठीक है ना, और वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो उसे टिंडल प्रभाव। और कोलाइड विलयन क्या है, जैसे मान लीजिए धुआं, धुआं होता है तो धुआं में भी बहुत सारा कण होता है। जैसे मान लीजिए धुआं में राख होगा, राख का कण होता है। अगर मान लीजिए आपको बताते हैं हम कुहासा, कुहासा में जो होता है नमी होता है, बस समझे कि नहीं, वाष्प के रूप में पानी का बूंद होता है। ये कोलाइड का काम करता है। और यहां से प्रकाश भेजेंगे तो प्रकीर्णन, लाल प्रकाश दूर तक चला जाता है। लेकिन जो कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होगा वो इधर ही बिखर के रह जाता है। इसीलिए खतरा का रंग लाल रखा जाता है, ताकि वो उसका प्रकीर्णन बहुत कम हो, हमें दूर से दिखाई दे दे और हम समझ जाए कि वहां कोई ना कोई खतरा है, और दूर से ही हम सतर्क हो जाएंगे। बात समझ गया है, ठीक है ना। तो यह क्या करे, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल नहीं, प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं, प्रकाश का विक्षेपण बिल्कुल नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन। हम विक्षेपण का मतलब बताए थे कि प्रकाश जब अपने अवयवी रंग में विभक्त हो जाएगा, बंट जाएगा, उसे विक्षेपण कहते हैं। प्रकीर्णन प्रकाश अपने मतलब कि जब छोटे छोटे कण पर पड़ता है तो अपने आसपास फैल जाता है, बिखर जाता है। तो बिखरने की प्रकृति जो है प्रकाश की, वो प्रकीर्णन है। लेकिन प्रकाश के अवयवी भागों में विभाजित होने की, यानी उसमें विभक्त होने की प्रवृत्ति होगा, उसे हम विक्षेपण कहेंगे। प्रकाश को अपने ही माध्यम में मुड़ने की प्रवृत्ति होगा,
परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वक्त जो मुड़ने की प्रवृत्ति होती है वो अपवर्तन होता है। सभी चीजों को समझना है, अच्छे ढंग से समझना है, तभी मार्क्स आएगा, नहीं तो रटते रटते जिंदगी बर्बाद हो जाएगा भाई साहब। ठीक है ना। क्वेश्चन अगला अगला क्या करे कि जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है। कह कि वायु के सूक्ष्म कण बैगनी रंग की अपेक्षा हरे रंग, ये बैगनी रंग का तो कोई बात ही नहीं है, काट देंगे। वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। लाल रंग की अपेक्षा क्या होगा, यहाँ पर नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नीला रंग होता है मेरे भाई वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होगा, यानी फैल जाएगा। तो जो ज्यादा फैलेगा वही ना हमें दिखाई देगा, उसका रंग वैसा ही ना दिखाई देगा। और जो गोट होकर के हमारे यहाँ आएगा वो फैलेगा ही नहीं। बात समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए वायुमंडल का जो रंग होता है वो क्या होता है भाई साहब, नीला दिखाई देता है। कारण क्या है, तो प्रकीर्णन। बात समझ आया। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वायुमंडल में प्रकाश 2020 का क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। ये नीला रंग, अभी हम लोग जस्ट बात किए। तरंगधरी का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगधरी को हम सामान्यतः किस में व्यक्त करते हैं, एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ है, एंगस्ट्रम में। देखिए एक एंगस्ट्रम जो होता है ना, एक एंगस्ट्रम में 10 का पावर माइनस 10 मीटर, ये एक बार एग्जाम में 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ दिया था कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। कहेगा क्या कि एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 का पावर 9 मीटर। याद रखिएगा, ये दो बात याद रखिए, नैनोमीटर तो 9 आ जाता है, नैनो में 9 आएगा, तो 10 का पावर माइनस 10 मीटर। यानी एक मीटर में जो 10 का पावर 9वां भाग जो होता है उसका बात बताया जा रहा है। यानी हम अगर 10 का पावर 9 बैठाएंगे, यानी 10 का पावर 9 बैठाएंगे, खूब ध्यान देना, 10 का पावर अगर हम 9 बैठाते हैं यार, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हम 1 मीटर को उतना भाग में बांटेंगे और उसके एक भाग जो होता है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। बात समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे क्या कि 1 नैनोमीटर एनएम, यहाँ एनएम दे देंगे, 1 नैनोमीटर में 10 मीटर होता है। सपोज 1 नैनोमीटर जो होता है वो, मान लीजिए कि हम बता देते हैं आपको, 1 नैनोमीटर 10 का पावर माइनस 2 मीटर के बराबर होता है। बात समझे कि नहीं। यहां पर इसका मतलब ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 2 का मतलब 1/10 का पावर 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो 100, यानी 1 नैनोमीटर जो है इस मीटर के 100वें भाग के बराबर है, 100 भाग में से एक भाग के बराबर है। उसी तरह ये 10 का पावर माइनस 9वें भाग का बराबर, मतलब यार इसका तो बहुत लंबा अगर गुना भागा करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक दो को क्वेश्चन याद रखने, एक एंगस्ट्रम में 10 का पावर माइनस 10 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10 का पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है ना। आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है क्या कि किस तरंगधरी के प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं। याद रखिएगा, हम 400 से 700 नैनोमीटर तरंगधरी के प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं, उससे कम और उससे ज़्यादा के प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे परावैंगनिक किरण को हम लोग नहीं देख सकते हैं, देखने में कठिनाई उत्पन्न होगी। करेगा किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है। देखिए जब भी किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरेगा उसका मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा देखिएगा, जब भी जैसे आपको हम समझाते हैं, मान लीजिए कोई खिड़की है, वहां से छोटा छिद्र है, वहां से कोई धूप आ रहा है, लंबा सा आएगा, कभी घर में आप लोग देखे होंगे, देखिएगा उस मार्ग में देखिएगा कितना धूलकन दिखाई देता है। बात समझे कि नहीं। तो वो मार्ग दिखाई देने लग जाता है, और वही कोलाइड होता है जो धुलकन होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी जंगल में जाइए, बात समझिए कि नहीं, जहाँ पेड़ पौधे बहुत सारा है, वहां से जो है पेड़ को पत्ती से होकर के अगर सूर्य का प्रकाश आता है, और उस स्थिति में देखिएगा एकदम सूर्य का प्रकाश एकदम लंबे से आएगा, बस समझे कि नहीं, और वहां से देखिएगा उस सूर्य के रास्ते में यानी प्रकाश के मार्ग में आपको कण दिखाई देगा। बस समझे कि नहीं, वही कोलाइड होता है। और वो मार्ग की बात किया जा रहा है कि जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरता है तो उससे मार्ग को दिखाता है प्रकाश पुंज के। करा क्या, घने जंगल से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु कण
प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? जब मार्ग स्पष्ट दिखेगा तो प्रकाश का क्या होगा? टिंडल प्रभाव होगा। जब भी किसी भी प्रकाशिक माध्यम यानी प्रकाश पुंज का जब वहां से किसी होकर कोलाइडी विलयन से गुजरता है, बात समझे कि नहीं, तो उस स्थिति में उसका मार्ग दिखता है। बात समझे कि नहीं? और वही जो मार्ग होता है, मार्ग दिखने की जो प्रक्रिया होता है, वो किस प्रभाव की वजह से होता है? तो टिंडल प्रभाव की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन करेगा, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? देखिए, कोई भी प्रकाश प्रकीर्णित होगा, ये किस पर निर्भर करेगा? उसके प्रकीर्णन करने वाले कणों के स्वभाव पर, प्रकीर्णन करने वाले रासायनिक गुण के स्वभाव, प्रकीर्णन करने वाले भौतिक गुण, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। प्रकीर्णित देखिए, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश है, उसका प्रकीर्णन करने जिसमें प्रकीर्णन करने की क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब उसका कण का साइज है कम है। बात समझे कि नहीं? जैसे नीला रंग, बैगनी रंग, इसका प्रकीर्णन क्षमता ज़्यादा होता है, तो इनके कण का साइज जो होगा छोटा होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी फड़ 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 वायुमंडल में फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है, क्यों? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत, चाहे आप अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष ला काला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत जो होता है निर्वात होता है, वहां पर कोई जो है हवा नहीं है, वहां पर कोई धूलकण नहीं है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, और नहीं होता है तो इसीलिए वहां पर वायुमंडल क्या होता है? काला दिखाई देता है। खूब ध्यान से रखिएगा। करा के धूलकणों की कमी से सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, ए नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा क्या, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा, लाल नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की वायु के कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश की वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है, और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है, इसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझे कि नहीं? जब सभी दिशाओं में फैलने लगेगा प्रकाश, प्रकीर्णन कहेंगे। यार 100, देखो ना यार, देखो 100 और 111 हो गया डायरेक्ट, 101 होना चाहिए, तो ये 101 नंबर है, ठीक है ना? बीच में से एक हटा देना। करा क्या, दूध और शुद्ध पानी से लेजर लेजर यानी लेजर बीम गुजारने पर, यानी गुजरने पर, लेजर बीम गुजरने पर शुद्ध पानी में प्रकीर्णन होता है? बिल्कुल नहीं, दूध में प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कण होता है। बिल्कुल बी नंबर सही होगा। शुद्ध पानी में प्रकीर्णन कहाँ से होगा? उसमें कोलाइडी कण नहीं होता है। दूध हो गया, इस सब में कोलाइडी कण होगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर प्रकीर्णन ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन करा क्या, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर 7 रंग में विभक्त होकर अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि इनके तरंग दैर्ध्य क्या है? अलग अलग इनके तरंग दैर्ध्य है, इनके तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अलग अलग होगा। अगला कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य जब अलग होगा तो उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति अलग होता है, उनका अपवर्तनांक अलग हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, उनका मार्ग जो अलग अलग एंगल पर वो लोग मुड़ते हैं, तो उसका प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे स्पेक्ट्रम बन जाता है। कह क्या, पराबैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देखना क्या होता है? कठिन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? कोलाइडी कण के द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा उसे टिंडल प्रभाव कहा जाएगा, ठीक है ना? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसको पहली बार देखा था। कह रहा क्या, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? अति सूक्ष्म जो कण होगा किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे? तो नीला। यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे, इस ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे कम में कौन? नीला हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो नीला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया। टोटल जो है आपका 106 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम एक नहीं कंसीडर करेंगे, टोटल 106 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। अब यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, चैप्टर समाप्त होता है, रंग बिरंगा संसार। अब इसके बाद भाई साहब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत हम लोग शुरू करने वाले हैं। बात समझे कि नहीं? बवाल तरीका से शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ आएगा, मजा आएगा आपको। मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब, क्योंकि हमेशा जो है इसी तरह का कंसेप्ट हमेशा, क्योंकि हमारा मानना है कि भाई साहब कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल बवाल तरीका से आप अपने से पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर करना है, ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है। ये नहीं कि गए ऑब्जेक्टिव आया गया हम तुरंत बता गए, पढ़ दिए, समझ दिए। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरा मानना है। अगर ऐसे पढ़ना है तो फिर टाइम मत पास कीजिए, उस तरह किताब लीजिए और किताब पर पढ़ लीजिए। कंसेप्ट क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा ना तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप एकदम गर्दा मचा सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहिए भाई साहब, एग्जाम आ रहा है। हालांकि सभी लोगों का अभी के पीरियड में चल रहा है सेंटअप एग्जाम। अच्छे से दीजिए भाई साहब, आइए उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई शुरू करते हैं। अभी तो कोचिंग बंद है, कोचिंग वाले लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर विद्युत
एक अलग अंदाज में, अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।